नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं इंडिया ईयर बुक 2020 के एमसीक्यूज। काफी ज्यादा छाने गए क्वेश्चंस हैं। ये पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, उसको आप बिल्कुल देखिए। यहाँ पे इसके आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए मैं आपको इसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे पेड ग्रुप चलते हैं। इन 2 नंबरों पे आप कॉल कीजिए और पेड ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। उसके अलावा टेलीग्राम पे आप @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज खोजिए, उसको बिल्कुल ही ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे अच्छी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी प्री 2020 के लिए 100 डेज का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। आप इन 2 नंबरों पे कॉल करें, सारी जानकारी आपको इसके बारे में मिल जाएगी। 21 जून से लेकर के 4 अक्टूबर तक ये हमारा फुल पेड ग्रुप होगा और फुल पेड ग्रुप के जो चार्जेस हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, 13,000 रुपए का है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लगभग 5,000 इसमें आपको रुपए लगेंगे और 40 टेस्ट मिलेंगे और 4,000 टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको बिल्कुल ही आप इन 2 नंबरों पे कॉल कीजिए, सारी जानकारी लीजिए और बिल्कुल ही आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यही जो चीज है आपको अब की बार के यूपीएससी में आगे निकाल सकती है। नेक्स्ट, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज आर ट्रू। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इंडिपेंडेंस के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के जजों के इंडिपेंडेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो हमें सिर्फ सही कथन देखने हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट अब देखते हैं। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैनॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को बिना किसी प्रेसिडेंट के ऑर्डर के नहीं हटाया जा सकता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, दिस ऑर्डर मस्ट बी पास्ड आफ्टर एन एड्रेस इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मतलब कि यह ऑर्डर जो प्रेसिडेंट पास करेगा वो दोनों ही हाउसेस में, मतलब दोनों हाउसेस करने का मतलब क्या है कि लोकसभा में हमारे, राइट, और राज्यसभा में उसके बारे में एड्रेस करना पड़ेगा कि भाई इस जज के बारे में ये घटना हुई है और उनको हटाया जाना है। तो उसके बाद से लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगहों पे इस बात को एड्रेस किया जाएगा। एड्रेस करने के बाद वहां पे जो भी उनकी टोटल मेंबरशिप है उसके हिसाब से एक मेजॉरिटी डिसाइड करेगी कि इसको हटाना है कि नहीं है, हटाना है। उसके बाद ही प्रेसिडेंट उस पर असेंट देंगे और उसी के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट 2, राइट। स्टेटमेंट 3 हम देखते हैं कि बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन। तीसरा ये कह रहा है कि उस पर्टिकुलर डे में, मान लीजिए कि लोकसभा में वोटिंग होती है, लोकसभा में उस समय मान लीजिए कि टोटल जो मेंबरशिप है उसके कितने लोग प्रेजेंट है, मान लीजिए कि 300 लोग प्रेजेंट है या 400 लोग प्रेजेंट है। तो अगर 400 लोग प्रेजेंट है तो लोकसभा में उसमें से कम 200 लोगों का एसेंट होना चाहिए कि ठीक है भाई, आई एम इन फेवर कि इस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना चाहिए। ठीक वैसे ही आप आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में उस दिन में मान लीजिए कि 150 लोग प्रेजेंट है। 150 के आधा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर 75 लोग इस बात के लिए अग्री करते हैं कि इस जज को हटाया जाना चाहिए और उसके बाद से दोनों जगहों से एग्री होकर के वो जब प्रेसिडेंट को बात जाती है और प्रेसिडेंट उसी सेशन में, पार्लियामेंट का जो वही सेशन है, अगर उसमें हाँ कह देते हैं तब जाकर के उस जज को हटाया जा सकता है। तो हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है, देखना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा A only 2, B only 1 and 2, C only 2 and 3 और D all of the above। तो आप देखिए कि 2 घटनाएं तो ठीक है, मैं आपको आंसर दिखा रहा हूं। आंसर इसका होगा B only 1 and 2। B 1 and 2 कहने का मतलब है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के जज के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को तभी हटाया जा सकता है जबकि एक प्रेसिडेंट का कोई ऑर्डर पास हो, एक, और वो जो ऑर्डर पास होगा वो लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह पे पास होगा। और उसमें कौन से लोग वोट करेंगे और कितनी मेजॉरिटी चाहिए उस दिन। मान लीजिए कि लोकसभा में उस दिन टोटल लोग आए हैं 400, राइट। तो 400 में 2/3, और इसका जो तीसरा स्टेटमेंट था वो वहां पे क्या था कि आधे होने चाहिए। तो 400 के 2/3 मेंबर जो जितने प्रेजेंट हैं, अगर उतने लोग इसके फेवर में वोट करते हैं कि चलो इनको हटाया जाना चाहिए, ठीक वैसे ही राज्यसभा में 2/3 मेंबर जो है उस हाउस के जो प्रेजेंट हैं और वो वोट करते हैं कि हटाया जाना चाहिए, तभी उस सुप्रीम कोर्ट के जज को ये हटाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद से ये जाएगा प्रेसिडेंट के ऑर्डर के लिए, और प्रेसिडेंट अगर सेम सेशन में वो ऑर्डर पास कर देता है कि ठीक है इनको हटाया जाना चाहिए क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा ने कह दिया कि हटाया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि वो सेशन बदल गया, तो सेशन अगर ये बदल जाता है तब जाकर के उस जज को नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। और वैसे ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे करेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इनकरेक्ट की। कौन सा गलत है, हमें गलत वाले को चुनना है, राइट।
अब हम देखेंगे कि पहला जो है, पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द बैड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और बिफोर एनी अदर अथॉरिटी इन इंडिया। मतलब कि अगर एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है तो वो भारत के किसी भी न्यायालय में उसको फोरबेड किया जाएगा, राइट, उसको फोरबेड किया जाएगा कि भाई तुम जो है किसी भी न्यायालय में जाकर के अब इसके बाद से दोबारा से अभ्यास नहीं कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, दूसरा हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि द प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड कंडक्टेड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली। अब सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, मान लीजिए वहां पे जो भी केस जाता है, केस के ऊपर जो डिस्कशन होगा, जो प्रोसीडिंग चलेगी, जो भी मामला जजेस वहां पे बैठे रहेंगे, जो भी वकील अपनी बातों को रखेंगे, वो बातें जो होंगी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट होती। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट। तो इसके बारे में थोड़ा आप सोच सकते हैं कि भारत में जो यहाँ की राजभाषा है वो हिंदी है, तो क्या यह बात सही है? चलिए तीसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं कि जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े भारत के 46वें चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है वो है मुख्य न्यायाधीश। अब हमारे पास हम आपको दिखाते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली 1 and 2, 2 and 3, ओनली 3 और डी ऑल आर करेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या ये निकालना था कि कौन कौन से इसमें गलत थे। तो राइट, पर्सन हु हैज बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फोरबेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गलत वाला कौन सा देखना है? गलत वाला हमें देखना है कि ओनली 3 हमारा गलत है, क्योंकि जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जो है भारत के 46वें नहीं, कितने नंबर के थे? 47वें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें व्हाट वी नीडेड टू फाइंड आउट, वी नीडेड टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे 46 लिखा है, तो ये हमारा 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े साहब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया। भारत में जो जजों का अपॉइंटमेंट होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उसके संबंध में कौन से कथन सही है? चलिए देखते हैं कि द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कि जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा, हमारे यहाँ पे कई सारे हाई कोर्ट हैं, उन सभी हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बनेंगे उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, और प्रेसिडेंट इसको सिर्फ चीफ जस्टिस के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद ही कर सकता है। एक तो हमारा स्टेटमेंट ये हो गया, राइट। अब दूसरा स्टेटमेंट आप ये देखिए कि रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट इज इनिशिएटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न। अब यहाँ पे ये कही जा रही है कि किसी अगर हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होना है, पहले वाले स्टेटमेंट में था कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट, इसमें है कि हाई कोर्ट के जजेस का अगर अपॉइंटमेंट होना है तो उसके बारे में जो भी रिकमेंडेशंस होंगी वो उसी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वही उसके बारे में रिकमेंडेशन देगा कि इनको किया जाना चाहिए, इनको नहीं किया जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द, आपको मतलब यू जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से हमें देखना है कि करेक्ट लिखा है कि नॉट करेक्ट लिखा है, या नॉट करेक्ट की जगह पे इनकरेक्ट लिखा है। तो यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब कि गलत वाले को चुनना है हमें, राइट। तो ए हमारा ऑप्शन है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ आर करेक्ट, और डी है बोथ 1 and 2। हम देखते हैं यहाँ पे ए ओनली 1, यही जो है हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट। जबकि स्टेटमेंट में क्या था? स्टेटमेंट में ये लिखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ कोई भी हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस को किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अगर नियुक्त किया जाता है तो स्टेटमेंट में लिखा था कि सिर्फ राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे, लेकिन उसमें राज्य, उस पर्टिकुलर राज्य के राज्यपाल के परामर्श की भी जरूरत होती है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द ई कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रेजेंट इज वन ऑफ द ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स बीइंग इंप्लीमेंटेड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री। मान लीजिए कि जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है हमारे देश में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कई सारे हैं, उनमें जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है उसके लिए एक ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन शुरू किया गया है।
यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन की बात की जा रही है, कहाँ कहाँ के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए और कंट्री में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए। तो आप सोचिए ये स्टेटमेंट हमारा सही है गलत है। दूसरा हम देखते हैं कि द प्रोजेक्ट हैज बीन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय द ई कमिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई ई कमिटी होगी, ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन होगा, इसका जो कॉन्सेप्ट, इसका जो सिद्धांत दिया है वो सर्वोच्च न्यायालय की एक ई कमिटी बनी है। ये ई कमिटी बनी है, इसी ने इसके बारे में कहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। अब ये जो ई कमिटी है जिसने इस ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन के बारे में बताया है, वो ई कमिटी सुप्रीम कोर्ट की 2004 में फॉर्म हुई है, राइट। तो ये मिल गया हमारे पास 3 स्टेटमेंट। अब इन तीनों स्टेटमेंट पे हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। और ध्यान से देखना है कि करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं A only 2, B only 2 and 3, C only 1 and 2 और D 1, 2 and 3। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए कि इसका आंसर होगा B only 2 and 3। यही 2 सही है, क्योंकि ई कोर्ट जो इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो हमने बताया, ये एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। मतलब कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का मतलब हुआ कि जो भी अगर आप उस इन कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं या कुछ एक काम आप मान लीजिए कि कोई चीज फाइल करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, या किसी केस का स्टेटस वगैरह आप देख सकते हैं। तो जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंटेड जो हुआ है वो अधिकतर आप पाएंगे कि हाई कोर्ट में और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो है ये अभी नहीं किया गया है, राइट। कौन सा है, ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट किसके लिए है, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। मतलब कि हमारा ऑप्शन 1 गलत था, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ओनली 2 and 3, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कितने जजेस होने चाहिए, उसकी संख्या का निर्धारण कौन करता है, कौन डिसाइड करता है। तो हमारे पास ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है, द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, खुद सुप्रीम कोर्ट ही करता है। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर करता है। तीसरा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो करता है, मतलब मंत्रिपरिषद। फिर चौथा है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थ्रू द लॉज मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसका निर्धारण करता है भारत का पार्लियामेंट, भारत की जो संसद है, किसके द्वारा, बीच बीच में जो भी कानून बनते रहते हैं इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में, उसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुल संख्या का निर्धारण किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, कौन से, विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिर यहाँ पे ध्यान देखिए करेक्ट लिखा है, हमें यहाँ करेक्ट चुनना है। ऑप्शन ए है ओनली 1, बी है ओनली 1 and 2, सी है ओनली 1 and 4 और डी है ओनली 4। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ये है आंसर, इसका डी होगा ओनली 4। क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द लॉज मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज होंगे, कुल जजों की संख्या कितनी होगी, उसको डिसाइड ना ही मंत्री परिषद करता है, ना मतलब अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं करता है, राइट, और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं करता है और सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ भी नहीं करता है। हु डज इट, पार्लियामेंट जो है, भारत का संसद अपने द्वारा बनाए गए कानून जो समय समय पर इस संदर्भ में बनाए गए हैं, उसी के माध्यम से पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुल जजों की संख्या कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 116 है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस फुल मेंबर एज पर लॉ इज। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वहां पे चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस जो होते हैं, मतलब नियम के हिसाब से उनकी कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, राइट। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और कानून के अनुसार अन्य न्यायाधीशों की संख्या है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है 1 9, 2 12, 3 28 और 4 30। कितनी होनी चाहिए, जरा सोचिए आप। बिल्कुल ये सही है, सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, पार्लियामेंट जो है उसने इंक्रीज किया है 1952 में। यहां पे देखिए 1952 में कुल जजों की संख्या कितनी थी, 7 थी। फिर 1956 में इन जजों की संख्या बढ़ा करके कर दी गई 10। 1960 में इनकी संख्या बढ़ा के कर दी गई 13। 1977 में बढ़ा के कर दी गई
कर दिया गया इसको 17। 1986 में कुल जजों की संख्या बढ़ा के कर दी गई है 25 और 2009 में कुल जजों की संख्या बढ़ा के कर दी गई है 30। तो इस तरह से कुल संख्या जो है सुप्रीम कोर्ट में जजेस, चीफ जस्टिस और दूसरे जजों की 30 है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज आर नॉट करेक्ट। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे हम बात करें किसकी, नॉट करेक्ट की। जो करेक्ट नहीं है वही आपको चुनना है, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। किस आधार पे, कोई उसका दुर्व्यवहार जो है या मिसबिहेवियर है वो सिद्ध हो जाए। ऐसा नहीं कि किसी ने दोष लगा दिया और उसको हटा दिया, ऐसा नहीं है। कमेटी बनेगी, कमेटी जाके चेक करेगी कि वास्तव में उनके खिलाफ जो चार्जेस लगाई गई हैं वो सही है नहीं है, उसके आधार पे ही, या अक्षम है वो, what the job he has been given, he is not able to complete it, जो काम उनको दिया गया है उसको वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उस अक्षमता के आधार पर या फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया। 2 हम देखेंगे कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इफ ही फाइंड द जज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी वेल। कि सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है अगर वो पाए कि वो जज अपने दिए गए कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास 2 स्टेटमेंट हो गए। हम दोनों स्टेटमेंट को एक एक करके देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है A only 1 जो करेक्ट ऑप्शन है, B only 2, C है बोथ 1 and 2 और D है बोथ आर करेक्ट। आप सही देखिए, यहाँ पे हमें चुनना क्या था, जो B only 2 ही जो है हमारा बिल्कुल ही मतलब गलत है, वो इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि इनकरेक्ट चुनना है, राइट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया तभी जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा जब वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी पता चल जाए कि भाई ये कैपेबल नहीं है अपने कार्य को करने में या फिर मिसबिहेवियर को करने में। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि उनके ऊपर आपने दोष लगा दिया कि भाई अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसके लिए उनको नहीं हटाया जा सकता है। किसके लिए हटाया जा सकता है, अगर उनका दुर्व्यवहार जो है वो साबित हो जाए कि ये सही काम नहीं कर रहे हैं और इनकैपेसिटी के आधार पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, Which of the following is not correct with regard to the qualification of judge of the Supreme Court of India? फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कभी भी आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए बैठते हैं, तो यू नीड टू फाइंड आउट कि हमें करेक्ट चुनना है या इनकरेक्ट चुनना है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनके क्वालिफिकेशन से संबंधित, उनकी योग्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसमें हमें पॉइंट आउट करना है कि कौन सा सही नहीं है। चलिए, हमारे पास स्टेटमेंट है कि पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए यहाँ पे है कि वो हाई कोर्ट का कोई जज होना चाहिए कम से कम 10 साल का, या फिर 2 ऐसे ही जो कोर्ट होते हैं उनमें मतलब कम से कम 10 साल तक वो जज होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा क्या है कि प्रेसिडेंट की नजर में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, न्यायविद, प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। तो हमारे पास हो गए 3 स्टेटमेंट। अब हमें यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनना है। करेक्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या होगा, नॉट करेक्ट को चुनना है, ठीक है। जो ऊपर में दिए गए में से सही नहीं है उसको चुनना है। हम देखेंगे कि क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमारा होगा आंसर बी, ओनली 2 जो है हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। अब 2 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, 2 में लिखा था कि उन्हें कम से कम 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए या 10 साल तक 2 या उससे अधिक ऐसी अदालतों में उनको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सही एक्सप्लेनेशन, चूंकि हमें यहाँ पे गलत चुनना है, जो गलत चुनना है वो है बी, मतलब कि 2 सही नहीं था। उससे एक्सप्लेनेशन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होने चाहिए वो एक व्यक्ति, मतलब सबसे पहली बात है कि वो पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश रह चुका, फिर 2 या 2 से
अधिक ऐसे जो भी अदालत हैं उनमें कम से कम 10 वर्ष के लिए वो प्रैक्टिस किया हो, और या फिर वो राष्ट्रपति की राय में या उनकी नजर में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, राइट। तो ये है, मतलब कि यहाँ पे जो घटना कही जा रही थी स्टेटमेंट 2 में कि 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, 10 वर्ष नहीं है, ये क्या होना चाहिए, आप इसको राउंड कर देंगे अगर और लिखेंगे 5 तो 5 सही है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड एनी डिस्प्यूट्स, सुप्रीम कोर्ट किसी भी विवाद को जो उठता है किसके बीच, वो हमें चुनना है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी विवाद के बीच फैसला करता है। स्टेटमेंट 1 है अगर वो विवाद केंद्र या एक से अधिक राज्य का हो तो, ठीक है। दूसरा है हमारा स्टेटमेंट कि केंद्र या किसी भी राज्य या राज्य के एक तरफ और दूसरे पर, मतलब एक साइड में एक राज्य है या दूसरे साइड में एक या एक से अधिक राज्य है, या फिर केंद्र या एक राज्य से, तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 2 या अधिक राज्यों के बीच अगर कोई पंगा है, कोई इस तरह का विवाद है जिसमें 2 राज्य शामिल हो, मतलब आमने सामने हो, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्य शामिल हो, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है। हमारे पास ऑप्शन देखिए क्या क्या है, चलिए सीधे करेक्ट ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे। आंसर डी ऑल ऑफ द अबव सही है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे पहले केंद्र या एक से अधिक राज्य के बारे में फैसला देगा। फिर दूसरा क्या है, केंद्र किसी भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा केस को, उसमें एक साइड में केंद्र है और दूसरी साइड में कोई भी एक राज्य है, या दूसरे साइड में आप पाएंगे कि हो सकता है एक से अधिक राज्य हो। फिर तीसरा क्या है कि एक साइड में एक राज्य है, दूसरा साइड में दूसरा राज्य है, या एक साइड में मान लीजिए एक से ज्यादा राज्य है, दूसरी साइड में सिर्फ एक है, या फिर एक से ज्यादा है। तो इन सारे ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है अपना डिसीजन दे सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिटरमाइन व्हिच इज आर नॉट करेक्ट। फिर से ध्यान देखिए कि ऊपर यहाँ पे साफ साफ बात लिखी गई है कि हमें चुनना है ऐसा स्टेटमेंट जो कि करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। दिमाग खोल के रखना है, ऐसा नहीं कि बस हम करेक्ट चूज करते चले गए। चलिए हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं कि रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एक्सक्लूसिव। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है, रीट जुरिस्डिक्शन, एक रीट पास कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये विशेष अधिकार है। दूसरा हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, हाई कोर्ट्स को भी मतलब इस तरह से रीट इश्यू करने का अधिकार है जिससे कि फंडामेंटल राइट्स को, अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो हाई कोर्ट भी चाहे तो उस केस में रीट का इश्यू कर सकती है, रीट को इश्यू कर सकती है। अब हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 और डी बोथ आर करेक्ट। लेकिन आपको यहाँ पे चुनना क्या है, जो गलत है उसको चुनना है, राइट। चलिए हम देखते हैं कि हमारा कौन सा गलत है। आंसर ए ओनली 1 हमारा गलत है, राइट, ओनली 1 गलत है, क्योंकि रीट जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव नहीं है। कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट प्लस मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही रीट जुरिस्डिक्शन को एंजॉय करते हैं, ठीक है, वही रीट जुरिस्डिक्शन पास कर सकते हैं ये दोनों। तो यहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीट जुरिस्डिक्शन एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट और विच आर करेक्ट। कि हमें रीट क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उसके बाद निर्धारित करना है कि कौन सा इसमें सही है या कौन से सही है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब हम स्टेटमेंट देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट फॉर द अदर पर्पस। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहला तो रीट इशू कर सकता है, लेकिन सिर्फ मौलिक अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए या उसको इन्फोर्स करने के लिए, उसको लागू करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय, किसी रीट को लागू कर सकता है। दूसरे उद्देश्य के लिए इसको ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए और अन्य उद्देश्य के लिए भी रीट जारी कर सकता है। तो हमारे पास हो गए 2 स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे सी बोथ 1 and 2, मतलब दोनों ही बात सही है। बात क्या सही है, सुप्रीम कोर्ट अगर रीट जारी करता है तो
सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स करने के लिए ही रीट को जारी कर सकता है। ये हो गई सर्वोच्च न्यायालय की बात। जबकि हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए भी रीट जारी कर सकता है और दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी रीट जारी कर सकता है। तो इस तरह से हम पाएंगे, आप जान लीजिए कि हाई कोर्ट के पास जो रीट देने की जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होती है। मतलब कि इसका रीट ज्यादा ही पावरफुल होता है, या रीट के संदर्भ में हम कहें तो हाई कोर्ट के पास आपके पास ज्यादा पावर है। नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें पहले स्टेटमेंट को ध्यान देना है, उसके बाद आप नीचे पाएंगे कि यहाँ पे देखिए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर जो हम देखेंगे कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से गलत कौन सा है, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के तब हम स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट देखेंगे कि स्टेटमेंट पहला है कि द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाज स्टार्टेड इन द कंट्री ऑन एक्सपेरिमेंट बेसिस इन 1982। हम जानते हैं कि पूरे कंट्री में जो अभी वोटिंग होती है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया जाता है, जिसको हम ईवीएम कहते हैं। और कई बार हाल ही के दौर में पाया गया है कि अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो दूसरी पार्टी जो विपक्ष में है, जो हार जाते हैं, वो लगते हैं हल्ला करने कि जो है ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई है। तो अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कहता है जो ईवीएम की शुरुआत हो गई वो सबसे पहले 1982 में एक प्रयोग के रूप में, कि चलो भाई सही है नहीं है, ये 1982 में की गई थी। ये स्टेटमेंट हमारा होगा। बी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वर यूज्ड इन ऑल पोलिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा इन 2004। कि 1982 में तो पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि 1982 में इसको प्रयोग की तरह यूज किया गया था। दूसरा ये कह रहा है कि जो 2004 का इलेक्शन हुआ था उसमें जहां पे भी कंट्री में मतदान हुआ था सभी जगहों पे हमारे ईवीएम का ही यूज हुआ था। किस चुनाव में? 2004 में। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हम देखते हैं सीधे कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट है, इसलिए हमारा क्या है, बोथ ए और बी हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पे इनकरेक्ट वाली बात ही नहीं है। फिर अब हम 123 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। नीचे दिए कथनों को देखना है, उसके बाद विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है, कौन से सही है। पहला है कि द यूज ऑफ इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड बाय द इलेक्शन कमीशन वाज स्टार्टेड इन 1993। कि जो भी हमारे पास वोटिंग कार्ड है, हमारे पास वोटिंग आईडी है, आप पाएंगे कि उस पर एक फोटो होता है। अब ये जो फोटो सहित जो फोटो पहचान पत्र जो मतदाताओं के लिए दिया गया है वो सबसे पहले शुरुआत इसकी की गई थी 1993 में। फिर दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं कि द इलेक्टोरल रोल्स आर नॉर्मली रिवाइज एवरी ईयर विद 1 अप्रैल ऑफ द ईयर एज द क्वालिफाइंग डेट। अब जो भी इलेक्टोरल रोल रिवाइज किया जाता है वो हर एक साल 1 अप्रैल को रिवाइज किया जाता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देख लेना है। अब इसमें आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 और डी नन ऑफ द अबव। हम बताएंगे आपको कि इसमें आंसर ए मतलब ओनली 1 ही सही है, क्योंकि जो दूसरा है वो गलत है। दूसरा गलत है कहने का मतलब क्या हुआ, वहां पे कहा जा रहा है कि जो इलेक्टोरल रोल है वो नॉर्मली 1 अप्रैल को रिवाइज किया जाता है हर एक साल, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज रिवाइज ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को रिवाइज किया जाता है उस क्वालिफाइंग डेट को और उस साल के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 124। श्रम लेबर इज द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, करंट लिस्ट। आपको बताना है कि श्रम का जो विषय है वो राज्य सूची का है, संघ सूची का है, समवर्ती सूची का है। इन तीनों के बारे में आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। पूरे हमारे संविधान में इसका प्रावधान है कि जितने भी विषय हैं, विषय कहने का मतलब कि किस विषय पे कौन सी जगह स्टेट काम करेगा, यूनियन काम करेगा, या फिर दोनों ही उसके ऊपर कानून बना सकते हैं। तो इसलिए उनको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उनको लिस्ट कहते हैं, राइट। तो अब आपको बताना है कि जो लेबर से संबंधित जो विषय है वो किस लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। आप देखिए सही ऑप्शन क्या है।
सही ऑप्शन है सी हो गया, मतलब ओनली 3। इसका मतलब क्या है कि लेबर जो सब्जेक्ट है ये कंकरेंट लिस्ट में है। अब कंकरेंट लिस्ट में होने का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है और इसके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। 125 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग श्रम योगी मानधन योजना। यह एक श्रम योगी मानधन योजना है, यह एक योजना जो शुरू की गई है। आपको बताना है कि इसके बारे में पहले स्टेटमेंट देखिए, उसके बाद आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही है। हमारे पास स्टेटमेंट है कि यह एक पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स से आप क्या समझते हैं कि जो लोग मतलब नॉर्मल श्रमिक क्लास के हैं या फिर उनका पेमेंट जो है काफी कम है, और जैसे मान लीजिए कि जो हमारे लेबर जो काफी अभी आप पाएंगे कोविड-19 में बहुत सारे छोड़ छाड़ के एक जगह से दूसरी जगहों के लिए गए हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो उनके लिए पेंशन स्कीम का नाम क्या है? श्रम योगी मानधन योजना। तो आप इस पर विचार कीजिए क्या यह सही है गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट है द ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हुज मंथली इनकम इज ₹15,000 पर मंथ और लेस आर एलिजिबल टू इनरोल अंडर दिस स्कीम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, असंगठित श्रमिक जिसकी मासिक आय मंथली इनकम जो है 15,000 रुपए से कम या 15,000 रुपए तक है, वो श्रम योगी मानधन योजना के लिए अपने आप को एलिजिबल कर सकता है, मतलब कि अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। हमारे पास ऑप्शन देखते हैं, ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी नन ऑफ द अबव। हमारे पास सही है क्या? सी बोथ 1 and 2 सही है। पहला तो श्रम योगी मानधन योजना जो है, हम यहाँ पर लिखें श्रम योगी मानधन योजना, ये सबसे पहली बात है, ये किसके लिए है? ये हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है, राइट। और दूसरी बात होगी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में कौन इसमें इनरोल कर सकता है या कौन एलिजिबल है? कोई भी व्यक्ति जिसकी आय 15,000 रुपए पर मंथ या फिर 15,000 रुपए से कम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे द एम्प्लॉयज पेंशन। कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत भारत सरकार जो होगी वो एम्प्लॉयज को पेंशन देगी, जो भी रोजगार है मतलब काम करने वाले लोग हैं उनको भारत सरकार पेंशन देगी। नेक्स्ट है, नहीं इसी को आप ध्यान से देख सकते हैं कि उनको पेंशन देगी। एंड स्कीम कंडीशन फॉर ऑल न्यू एम्प्लॉयज इनरोल्ड इन एम्प्लॉइंग प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। चलिए हम 126 देखते हैं। 126 कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। फिर यहाँ पे नीचे आ जाइए और एक बार देखिए कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो गलत है उसको चुनना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है कि अंडर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल न्यू एम्प्लॉयज इनरोलिंग इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है और उसके तहत जो भी एम्प्लॉयज इनरोल करते हैं इस पेंशन स्कीम से जुड़ते हैं, तो उसके तहत आप पाएंगे कि जो कर्मचारी पेंशन योजना में उसका योगदान होगा वो शुरू के 2 सालों का योगदान जो होगा उसका गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद तीसरे साल से आपको योगदान करना है और उसके बाद से जो भी लास्ट में जब आप रिटायर होते हैं या जब भी आप उस पैसे को निकालना चाहते हैं, जब भी मतलब रिटायरमेंट के समय, तो उस समय जो है आपको एक साथ आपको उस पैसे से पेंशन दी जा सकती है। लेकिन शुरुआत में उसमें जो पेंशन जोड़ी जाएगी, जो भी पैसे कंट्रीब्यूशन जोड़े जाएंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा जोड़े जाएंगे। अब यहाँ पे बी स्टेटमेंट आप देखेंगे, दिस स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू दोज हैविंग अर्निंग्स ऑफ ₹16,000 पर मंथ। यह स्कीम जो है वो अवेलेबल होगी सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि 16,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं। अब हमारे पास स्टेटमेंट देखना है और स्टेटमेंट में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि यू नीड टू सी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि वहां पे करेक्ट लिखा है नॉट करेक्ट लिखा है। यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट वाले को चुनना है। नॉट करेक्ट देखिए आंसर सी, बोथ 1 and 2 आर नॉट करेक्ट।
दोनों ही गलत है। क्यों गलत है भाई? तो सही क्या है हम देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंडर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे द एम्प्लॉयज पेंशन कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल न्यू एम्प्लॉयज इनरोलिंग इन एम्प्लॉइंग प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत जो भी कर्मचारी पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन में, मतलब कि अपने भविष्य निधि के लिए उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो करते हैं और उसके लिए प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा उनका कि हर एक महीने कुछ ना कुछ पैसे कट के उसमें जाएंगे, तब तो जाके उसी के आधार पे आपको पेंशन दी जाएगी। तो शुरू के हर एक एम्प्लॉय के लिए यह जो कितना है, नॉट 2 years, कितने के साल के लिए है? 3 years के लिए है। तो उसमें लिखा था कितना? 2 years। तो 3 years के लिए जो है पैसे कंट्रीब्यूट कौन करेगा? पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बी था कि यह जो स्कीम है वो एप्लीकेबल होगा ऐसे लोगों के लिए जो कि कम से कम मतलब 15,000 रुपया या 15,000 रुपए से कम कमाते हैं, उनके लिए। ऐसा नहीं कि आप काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं, 80,000 रुपया और शुरू में आप जो है मतलब फर्स्ट क्लास के लिए ये सेलेक्ट हुए, आपकी जो पेंशन स्कीम है उसमें भी गवर्नमेंट 3 साल तक पैसे देगी। ऐसा नहीं होगा। जो 15,000 रुपए से कम कमाते हैं उन्हीं के लिए, जो कि प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में अपना खाता खुलवाते हैं कि भाई मुझे रिटायर होने के बाद से पेंशन चाहिए, तो उस केस में गवर्नमेंट 3 सालों के लिए आपका जो है कंट्रीब्यूशन देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है 127 श्रम सुविधा पोर्टल कैटर्स। एक है श्रम सुविधा पोर्टल, वो क्या क्या सेवा देता है हम देख लेते हैं। पहला जो है हमारा कि श्रम सुविधा जो पोर्टल है वो सुविधाएं देता है कि भाई पहला तो मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय में हो गया, राइट, मतलब कि चीफ लेबर कमिश्नर का ऑफिस। दूसरा हो गया डायरेक्टर जनरल ऑफ द माइन सेफ्टी, खान सुरक्षा महानिदेशालय। तीसरा हो गया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ जिसको कहते हैं, ठीक है। और चौथा हो गया कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बताना है कि जो श्रम सुविधा पोर्टल है वो अपनी सुविधाएं किसको किसको देता है। हमारे पास ऑप्शन है, ए है सिर्फ पहले वाले को, बी है दूसरे और तीसरे को, सी है दूसरे और तीसरे को और चौथे को, और डी है चारों को। हम देखते हैं ऑप्शन सही क्या है, डी, चारों को ही अपनी सुविधाएं देता है। कौन? श्रम सुविधा। तो सही ऑप्शन हो गया डी। अब हम देखेंगे 128 में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। निम्न कथनों पे आपको ध्यान देना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन वाज लॉन्च इन 2014 ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। मतलब कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 2014 में शुरू किया गया था और 2014 में यह विश्व युवा कुशल दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट है कि इसमें 3 स्तरीय संस्थागत संरचना शामिल है, मतलब 3 tier इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। तीसरा हम देखेंगे स्टेटमेंट की 7 सबमिशंस हैव बीन प्रपोज्ड अंडर एट द आउटसेट ऑफ दिस मिशन। तो जब ये मिशन शुरू हुआ है, कौन सा मिशन? राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, मतलब कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। ये जो शुरू हुआ है इसके छोटे छोटे 7 उप मिशन प्रस्तावित किए गए हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे इसके बारे में कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए है हमारा only 1 and 2, बी है only 2, सी है only 2 and 3 और डी है only 1 and 3। आप चलिए इसको देखिए ध्यान से, हम आपको बताते हैं करेक्ट क्या है। हमारा करेक्ट है आंसर सी, only 2 and 3 हमारा करेक्ट है, क्योंकि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है वो लॉन्च किया गया 2015 में ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। वहां पे क्या लिखा है कि इसका मतलब कि जो हमारा 1 था वो गलत था। यहाँ पे क्या लिखा है? 2014 में लिखा है, राइट। यहाँ पे यू कैन सी हियर दैट इन स्टेटमेंट 2014 हैज बीन रिटन, ये गलत है और यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2015 में ही शुरू किया गया था। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बता रहे कि 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही होने का मतलब क्या हुआ कि पहला तो इसमें
3 टीयर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है। फिर नेक्स्ट है कि इसमें 7 सब मिशन या छोटे छोटे उप मिशन भी शुरुआत किया गया था इसके साथ, राइट। लेकिन इसका ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। ऑप्शन 1 गलत क्या है कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जो है वो 2015 में शुरू किया गया था, ना कि 2014 में, इसलिए 2014 वाला हिस्सा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उड़ान एंड डिटरमाइन विच इज आर करेक्ट। उड़ान के बारे में हमें ध्यान देना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन से स्टेटमेंट सही है। हमारे पास ऑप्शंस है कि यह जो इनिशिएटिव है वो ये जम्मू और कश्मीर राज्य की इनिशिएटिव थी उड़ान। फिर दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं कि इट इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसको गृह मंत्रालय के द्वारा फंड किया जाता है। फिर तीसरा स्टेटमेंट हम देखेंगे इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो लागू करना है यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसको करता है। अब इसके बारे में करेक्ट ऑप्शन हम देखेंगे, ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है ओनली 3 और डी है 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे सही कौन सा होगा, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 आप देखिए, क्योंकि उड़ान मिशन की बात की जा रही है। तो उड़ान मिशन आप जानिए कि जम्मू और कश्मीर के लिए एक विशेष उद्योग पहल है और इसको गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित इसको किया जाता है। एक चीज क्योंकि अभी काफी चेंजेस हो चुके हैं, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में होकर के ये क्या होगा, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये है। बाकी सारी बातें इसमें सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको नीचे दिए कथनों पर विचार करना है और आगे जाकर के बताना है कि इसमें से, यहाँ पे फिर से आप नीचे आइए और सीधे देखिए कि आपको चुनना क्या है, विच इज नॉट करेक्ट। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। दूसरा क्या है कि यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मतलब कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो मिनिस्ट्री है उसी का एक प्रमुख कार्यक्रम है। फिर तीसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं कि इसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट हो गए। अब हमें चुनना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट है। तो हमारे पास स्टेटमेंट्स हो गए, ए हो गया ओनली 1 एंड 2, बी हो गया ओनली 2 एंड 3, सी हो गया ओनली 1, 2 एंड 3 और डी हो गया इसमें से सारे के सारे हमारे सही है। तो आप पाएंगे कि इसका आंसर होगा, आंसर डी, ऑल आर करेक्ट, सभी सही है, मतलब ये इनकरेक्ट इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पहले स्टेटमेंट देखना है, उसके बाद से फिर आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये बात क्लियर होना चाहिए कि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली फर्स्ट। पहले ध्यान देना है कि पहले करेक्ट लिखना है कि नॉट करेक्ट लिखना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आगे ले चलना है। हमारे पास स्टेटमेंट ए है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वाज लॉन्च ऑन 12 जून 2002 बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा आप पाएंगे कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून 2002 को शुरू किया गया था कि भाई बच्चे जो है वो श्रम ना करें, इसके लिए पूरा एक ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव था और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 12 जून 2002 को। ये स्टेटमेंट 1 हो गया, आपको बताना है सही है गलत है, ठीक है। हमारे पास स्टेटमेंट बी है, बिहार देश के लगभग 20% बाल श्रमिकों के लिए बाल श्रम लेखांकन का सबसे बड़ा केंद्र है। अब इसका मतलब यह है कि बिहार जो है सबसे बड़ा हब है, मतलब वहां पे पाया गया कि लगभग 20% बच्चे जो हैं वो पूरे देश में चाइल्ड लेबर का काम करते हैं।
अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, गलत वाले स्टेटमेंट को हमको चुनना है। तो हमारे पास गलत स्टेटमेंट है आंसर बी, वनली 2। बिहार वाली बात यहाँ पे गलत है। आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश बिगेस्ट हब है चाइल्ड लेबर। वहां पे छोटे बच्चे जो है वो कार्यों में लगभग 20%, मतलब भारत में जितने भी चाइल्ड लेबर्स हैं उसमें से 20% बच्चे जो है वो उत्तर प्रदेश से हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया इंक्लूड्स। जो मास कम्युनिकेशन होता है या मीडिया, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। हमारे पास ऑप्शन 1 है, स्टेटमेंट 1 है रेडियो, टेलीविजन, फिल्म्स, प्रेस एंड प्रिंट पब्लिकेशन। एक तो रेडियो हो गया, दूसरा टेलीविजन, फिर तीसरा फिल्म और चौथा हो गया प्रेस और प्रिंट। फिर दूसरा ये स्टेटमेंट है कि इसमें शामिल होता है एडवर्टीजमेंट भी, किसी भी चीज के लिए अगर प्रचार दिया जाता है तो वो भी इसमें शामिल है। तीसरा है कि कोई भी नृत्य या नाटक, डांस या ड्रामा है वो भी मास कम्युनिकेशन मीडिया के अंतर्गत शामिल है। अब हमें देखना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन ए है, 1 और 2 दोनों, मतलब कि रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, प्रेस और प्रिंट और प्रकाशन विज्ञापन, मतलब कि एडवर्टीजमेंट। फिर बी है वनली 1, सिर्फ पहला वाला सही है। सी है 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। और डी है सिर्फ 1 और 3। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन होगा सी, हमारा 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ही हमारे सही हैं कि मास कम्युनिकेशन मीडिया के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। टेलीविजन हो गया, फिल्म हो गया, प्रेस हो गया, प्रिंट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, उसके अलावा डांस एंड हमारा ड्रामा। नेक्स्ट हम, तो अब हम देखते हैं 134, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि प्रसार भारती इज द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग इन द कंट्री। प्रसार भारती जो है वो देश में प्रसारित होने वाली सार्वजनिक सेवा है। स्टेटमेंट बी जो है ये है हमारा कि इट हैज 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आकाशवाणी और दूरदर्शन। इसके 2 घटक हैं, एक हो गया आकाशवाणी, दूसरा हो गया दूरदर्शन। फिर हम कथन सी देखते हैं कि यह 23 नवंबर 1998 को अस्तित्व में आया। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, सीधा सीधा सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि करेक्ट आंसर आपको चुनना है। करेक्ट आंसर हमारे पास ए है वनली 1, बी है वनली 1 और 2, सी है वनली 1, 2 और 3 और डी है वनली 1 और 2। तो मैं अब एक एक करके आपको इसमें बिल्कुल ही अच्छे से बताता हूँ। उसके पहले आपको मैं सही आंसर बताता हूँ कि इसका सही आंसर होगा बी, वनली 1 और 2, मतलब कि यह देश की एक सार्वजनिक सेवा है। और दूसरा कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है आकाशवाणी और दूरदर्शन। लेकिन जो हमारा कथन सी है, स्टेटमेंट 3, ये गलत है, क्योंकि प्रसार भारती जो है ये अस्तित्व में आई थी 23 नवंबर राइट 1997। तो इसलिए हमारा सी जो है गलत हो गया, मतलब कि सिर्फ ओनली 1 और 2 हुआ हमारा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 135, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के बारे में आप स्टेटमेंट्स देखिए, उसके बाद आप इस पर विचार कीजिएगा कि इनमें से कौन से करेक्ट है। हम देखते हैं, इसमें कहा है कि ऑल इंडिया रेडियो इट इज अ डिवीजन ऑफ प्रसार भारती एंड वाज फाउंडेड इन ईयर 1936। ऑल इंडिया रेडियो जो है वो प्रसार भारती का ही एक प्रभाग है और इसकी स्थापना वर्ष 1936 मतलब 1936 में हुई थी। दूसरा है कि नेशनल सिंपोशियम ऑफ पोएट्स 2020 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया रेडियो। अब राष्ट्रीय संगोष्ठी मतलब कवियों की संगोष्ठी जो है 2020 का आयोजन किया गया था, ठीक है, और इसका आयोजन ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा ही किया गया था। तीसरा हम देखते हैं कि 1956 से हर साल लगातार राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। मतलब जो कवि संगोष्ठी है उसका आयोजन हर एक साल किया जाता है 1956 के बाद से। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट हमारे सही है। देखिए, ए कह रहा है वनली 1 और 2 सही है, बी कह रहा है वनली 2 और 3 सही है, सी कह रहा है वनली 1 और 3 सही है और डी कह रहा है 1, 2 और 3 सही है। चलिए हम आपको बताते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, वनली 1, 2 और 3 तीनों ही हमारे सही है, एक भी गलत नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो के बारे में 1936 में हुआ था
और प्रसार भारती का ही ये घटक है। और लास्टली 2020 में इसने राष्ट्रीय संगोष्ठी जो कवियों की है उसको आयोजित इसने किया था और 1956 के बाद से करता आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज आर करेक्ट। अब नीचे दिए गए स्टेटमेंट को देखिए, बताइए कौन सा सही है या गलत है। सही है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बिल्कुल ही साफ साफ लिखा है कि कौन सा करेक्ट है। हम देखेंगे पहला स्टेटमेंट हमारे पास, इंडियन सक्सेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1925। अब भारत का जो उत्तराधिकार अधिनियम है 1925 में अधिनियमित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द रेजिडेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। अब जो ये उत्तराधिकार अधिनियम है, यह जो पुडुचेरी के लोग हैं उनके बारे में ये अप्लाई नहीं होता है। अब आपको बताना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नॉन ऑफ द अबव। आपको बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट बताना है। चलिए इसका हम बताते हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों ही सही है। उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो वास्तव में 1936 में ही अधिनियमित किया गया था ब्रिटिश इंडिया में, कि भाई किसका उत्तराधिकारी, मतलब हमारे बाद हमारे बच्चे जो हैं हमारी जमीनों में या किसी चीज़ों में कितना ज़्यादा उनका अधिकार होगा, जो एंसेस्ट्रल लैंड है या बाकी सारी चीज़ों में उनका कितना उत्तराधिकार होगा। लेकिन आप पाएंगे कि ये जो चीज़ है ये पुडुचेरी के लिए बिल्कुल ही अलग है। पुडुचेरी के बिल्कुल डिफरेंट लॉ और काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 137 कि अब हमें बताना है कि ऑल इंडिया रेडियो के बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको देखना है और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। इसमें हमारे पास पहला है कि दूरदर्शन जो है वो सेपरेट किया गया था ऑल इंडिया रेडियो से 1 अप्रैल 1976 को, दूरदर्शन को अलग कर दिया गया था। दूसरा है कि ऑल इंडिया रेडियो जो है बाद में इसको 1957 में आकाशवाणी के नाम से ही जाना जाने लगा। अब हम देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नॉन ऑफ द अबव। अब हम आपको बताते हैं सही क्या है। सी बोथ 1 and 2 बिल्कुल ही सही है। आप एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए। दूरदर्शन को 1 अप्रैल 1976 को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया था और ऑल इंडिया रेडियो को 1957 के बाद से आकाशवाणी के रूप में ही जाना जाता है। 138 हम देखते हैं, नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च की गई थी 2014 में और इसके पहले थी नेशनल यूथ पॉलिसी 2004 की, उसी को हटा करके नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में लागू कर दी गई थी। यूथ पॉलिसी क्या होती है, राष्ट्रीय युवा नीति। तो पहले 2004 की थी, बाद में उसको हटा करके 2014 में इसको ला दिया गया था। दूसरा है कि यह जो पॉलिसी है नेशनल यूथ पॉलिसी, यह डिफाइन करती है कि यूथ ऐसे लोग होते हैं जो कि 15 से 30 साल के बीच के एज के होते हैं। अब हम देखेंगे सही स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट वाले स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। ए है हमारे पास ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है कोई नहीं। डी है कोई भी नहीं। क्यों कोई भी नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। नेशनल यूथ पॉलिसी जो है लॉन्च की गई थी 2014 में ही और इसके पहले की जो नेशनल यूथ पॉलिसी थी वो 2003 में नहीं थी, 2004 में थी। 2004 में नहीं थी, 2003 में थी, जबकि ये स्टेटमेंट में लिखा है 2004 वाले को हटा करके। अब जब अगर किसी को आप यूथ कहते हैं तो यूथ कहने का मतलब इसकी जो परिभाषा है वो दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो 15 से लेकर 29 साल के बीच का हो उसको आप कहते हैं कि वो यूथ है। ठीक है, वहां पे लिखा है 15 से 30 वर्ष के बीच में, तो ये गलत हो गया। 139 अब देखते हैं कि हमें स्टेटमेंट्स को देखना है। स्टेटमेंट को देखने के बाद से यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट ए है हमारा कि राष्ट्रीय महिला कोष एक पूरा राष्ट्रीय स्तर का ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। यह औरतों को सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देने के लिए शुरू किया गया था, मतलब कि औरतें जो है सामाजिक या आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, सशक्तिकरण इनका हो जाए, इसलिए राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है राष्ट्रीय महिला कोष। ठीक है, स्टेटमेंट बी हम देखते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है महिला कोष का 1993 में हमारा किया गया था और यह एक स्वायत्त निकाय है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया गया है। अब हमारे पास स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नॉन ऑफ द अबव। अब आप यहाँ पे देखिए कि आंसर सी होगा बोथ 1 and 2। ठीक है, अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि बोथ ही दोनों ही हमारे करेक्ट है।
140 देखते हैं। आपको स्टेटमेंट देखने हैं, स्टेटमेंट के बाद आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से नॉट करेक्ट हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, नॉट करेक्ट। तो आपको मैं स्टेटमेंट अब दिखाता हूं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, वह एक स्टैट्यूटरी वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और जिसकी स्थापना की गई थी 1992 में। दूसरा हम देखते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1991 के तहत इसका सेटअप किया गया था। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। गलत वाले को ही आपको चुनना है। हमारे पास ऑप्शन है A only 1, B only 2, C है both 1 and 2 और D है both are correct। हम देखिए B only 2 जो है वो हमारा गलत है, राइट, गलत ही चुनना था, क्योंकि 2 में कहा गया कि इट वाज सेट अप अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, और यहाँ पे स्टेटमेंट में हमारे क्या लिखा है, स्टेटमेंट में लिखा है कि 1991 में यह राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ये गलत हुआ है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्थापित किया गया था 1990 में, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं 141। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन व्हिच इज ऑब्लिक आर करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को देखिए और आप बताइए कौन सा इसमें सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, मतलब कि बच्चों के अधिकारों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग 2007 में सेटअप किया गया था, और यह प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, मतलब कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो आयोग का अधिनियम है 2005 का, उसके तहत जो है इसका सेटअप किया गया था। अब हम देखते हैं कि द चाइल्ड इज डिफाइंड, बच्चे किसके हम किसको कहते हैं, कि जो भी 0 से लेकर के और 14 वर्ष के बीच का हो उसको हम कहते हैं चाइल्ड है, राइट। अब आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है, विच इज करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं। A है only 1, B है only 2 and 1, C है both 1 and 2 और D है none of the। आपके लिए होगा आंसर A only 1। सिर्फ 1 ही सही है। 1 कहने का मतलब है कि जो हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी, बिल्कुल सही है, और इसके लिए अधिनियम 2005 में आया था। लेकिन बच्चा हम किसको कहते हैं, 0 से 14 वाले को हम बच्चा नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि जो भी 0 से लेकर के 18 के बीच का हो उसको हम चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 18 के बाद एडल्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं 142। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट देखने के बाद आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। हमारे पास पहला स्टेटमेंट है कि सुकन्या समृद्धि योजना, यह भारत सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, ताकि जो भी पेरेंट हैं, जो भी माता पिता हैं, वो अपने बच्चे गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ पैसों को सेव कर सके, कुछ पैसों को बचा सके। दूसरा हम स्टेटमेंट देंगे कि यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन 22 जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले आपको बेटी को मतलब सबसे पहले बचाना है, उसके बाद से उसको पढ़ाना है। 22 जनवरी 2015 में इसको शुरू किया गया था। तीसरा हम देखेंगे कि इट प्रोवाइडेड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.4% एंड टैक्स बेनिफिट टू एवरी अकाउंट ओपन अंडर रेट फॉर जुलाई सितंबर 2019। यह जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है, यह स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत ही अगर इसके अंदर कोई अकाउंट खोलता है, मतलब अपने गर्ल चाइल्ड के लिए पैसे सेव करने के लिए, तो उसमें जो भी पैसे आपके होंगे उसमें लगभग 8.4% का ब्याज दिया जाएगा, और आपको उसके लिए टैक्स बेनिफिट भी दिया जाएगा अगर आपने वह अकाउंट जो है जुलाई से लेकर सितंबर 2019 के बीच में खोला है। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट है कि A है only 1 सही है, B है only 2 and 3 सही है, C है only 1 and 3 सही है, और D सारे के सारे सही है। तो हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें आंसर D सारे के सारे सही है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे 143। Which among the following state have set up statutory commission for minorities? नीचे दिए गए किन राज्य ने या
किन राज्यों ने जो है वैधानिक आयोग की स्थापना की है अल्पसंख्यकों के लिए? हमारे पास स्टेटमेंट 1 है असम, 2 है मणिपुर, 3 है तमिलनाडु और 4 है उत्तराखंड। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए 1 4, बी ओनली 2 एंड 3, सी ओनली 1 एंड 3, डी है ओनली 1 2 एंड 3। आंसर इसका सही होगा ओनली 1 एंड 3। मतलब कि एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ मणिपुर और उत्तराखंड ने सेटअप किया है नॉन स्टेचुटरी कमीशन माइनॉरिटीज के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप नीचे दिए गए स्टेटमेंट को पहले देखिए, उसके बाद से आप इसको डिसाइड कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, मतलब कि करेक्ट है। हम देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है हमारा कि नई रोशनी जो है एक एक्सक्लूसिव स्कीम है, एक विशेष योजना है, किसके लिए? अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए। दूसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं कि इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू इम्पैनल्ड एनजीओस। जितने भी गैर सरकारी संगठन है उन्हीं के माध्यम से इनको कार्यान्वित किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। हमारे पास सही क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। फिर अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्योंकि दोनों ही सही है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 145। नीचे देखिए स्टेटमेंट को देखिए और उसके बाद आप लास्ट में इसको डिसाइड कीजिएगा कि कौन से इसमें से करेक्ट है, राइट। तो हम पहले स्टेटमेंट देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है कि पोषण अभियान लॉन्च किया गया था 2018 में। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद से 2021 तक कुपोषण को काफी कम करने का इरादा रखता है यह पोषण अभियान। मानता है कि 2021 तक यह कुपोषण जो है, माल न्यूट्रिशन, उसको बहुत ज्यादा कम कर देगा। फिर सितंबर वॉज सेलिब्रेटेड राष्ट्रीय पोषण माह इन 2018। 2018 में जो सितंबर का महीना था उसको राष्ट्रीय पोषण माह की तरह सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये जो है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, सारे के सारे हमारे सही हैं, डी ऑल ऑफ द अबव, तो सभी सही है। नेक्स्ट 146 हम देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? पहला है कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में शामिल है, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स मतलब भूमि संसाधन विभाग, और पहला वाला ग्रामीण विकास विभाग जो है, दोनों ही शामिल है। अब आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें बताना है कि सिर्फ एक सही है, बी सिर्फ 2 सही है, और सी 1 और 2 दोनों ही सही है, और डी इनमें से कोई भी सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि करेक्ट ऑप्शन कौन सही है। इसमें बोथ 1 एंड 2 दोनों ही सही हैं। फिर हम देखते हैं 147 क्या है कि पहले हमें स्टेटमेंट को देखना है, स्टेटमेंट के बाद देख करके और लास्ट में विचार करना है। सीधे हम नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें नॉट करेक्ट है, गलत है। बिल्कुल ही ध्यान से इसको दिमाग में रखना है। हमारे पास स्टेटमेंट है कि अटल इनोवेशन मिशन, ये नीति आयोग के तहत इसकी स्थापना की गई है। किसकी? अटल इनोवेशन, नवाचार मिशन। कोई नई चीज अगर आप खोज निकालते हैं या कोई चीज आपके पास कोई बिजनेस मॉडल या इस तरह की कोई भी चीज आपके दिमाग में है तो उसको आप नीति आयोग के तहत इसने शुरू किया अटल नवाचार मिशन, उसके द्वारा आप सुझा सकते हैं, उसके लिए आपको फंड किया जाएगा। दूसरा हम स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में विश्व स्तर के नवाचार हब, बिजनेस और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में सेवा करना है। अब जो अटल इनोवेशन मिशन है ये इसीलिए शुरू किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई नई चीज टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में खोज देते हैं या कोई बिजनेस मॉडल दिमाग में है आपके, या कोई भी ऐसा स्टार्टअप आपके दिमाग में है जिससे लोग सेल्फ एम्प्लॉय हो सके, तो इन चीजों के लिए जो है इसका उद्देश्य है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। देखते हैं इसमें से कौन सा गलत है। सीधे हम आएंगे यहाँ पे, इसमें दोनों ही सही हैं, गलत का इसमें कोई चांस ही नहीं है। 148 हम देखेंगे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
अब हमारे पास स्टेटमेंट है नीति आयोग, ये 2015 में एग्जिस्टेंस में आया था। नीति आयोग जो है अस्तित्व में आया 2015 में। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो नीति आयोग आया उसने 1991 से चल रहा है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। जो हमारा यहाँ पे योजना आयोग चल रही थी उसको हटा दिया गया इसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी नन ऑफ द अबव। हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ओनली 1। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि पहला तो नीति आयोग आया भाई, और आया कब है, यहाँ पे साफ साफ बात लिखी है कि यह नीति आयोग हमारा 2015 में आया हुआ है। और ये भी बात सही है कि नीति आयोग जब आया तो उसने प्लानिंग कमीशन को या कि योजना आयोग को हटा दिया, लेकिन योजना आयोग कब से चल रहा था, 1950 से चल रहा था। और 1950 सही है, 1951 वाला हिस्सा इसमें गलत है। तो अगर 1951 गलत है तो पूरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सिर्फ 1। अब हम देखते हैं 149 कि सबसे पहले आपको स्टेटमेंट देखना है, उसके बाद आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है हमारा कि नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, इसके जो स्थापना है वो 2014 में की गई थी। नेशनल फिल्म विरासत मिशन की स्थापना 2014 में की गई थी और यह 11वें पंचवर्षीय योजना का एक हिस्सा है। अब आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ए है ओनली 1, बी ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको दिखाता हूं ओनली 1 इसमें से सही है, क्योंकि जो नेशनल हेरिटेज फिल्म मिशन, इसकी स्थापना जो है यहाँ पे देखिए 2014 में तो की गई थी, लेकिन यह 11वीं नहीं 12वीं 5 ईयर प्लान का हिस्सा था। और इवन यह जो चीज थी वो 13वीं 5 ईयर प्लान में भी जानी थी। फिर हम देखेंगे 150। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट देख करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है कि भारत निर्माण प्लान जो है, भारत निर्माण योजना, वो 2005 में शुरू की गई थी और यह भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना के लिए शुरुआत इसकी की गई थी कि गाँव में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्डअप हो, जैसे रोड हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, अगर कहीं ब्रिजेस हैं तो वो हो गए। ये सारी चीजें बनाने के लिए भारत निर्माण प्लान शुरू किया गया था 2005 में। अब दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास कि इसमें भारत निर्माण प्लान में पार्टनरशिप होनी थी स्टेट गवर्नमेंट की और जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनकी। तथा तीसरा स्टेटमेंट है इसमें कि इसके 7 कंपोनेंट है, 7 घटक है। अब हम देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ए है ओनली 1, बी है हमारा ओनली 1 and 2, सी है ओनली 2 and 3 और डी है ऑल ऑफ द अबव। आप देखिए इसका आंसर डी ऑल ऑफ द अबव सही है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया। प्लीज इसको देखते रहिए और पूरा इंडिया ईयरबुक 2020 जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ आपको ज्वाइन करना है और सब्सक्राइब करना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, और हमारा ट्विटर चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए @study for civil services। तो आप इसको देख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया। थैंक्स, जय हिंद।